नमस्कार आप सभी को, स्वागत है आपका हमारे इस प्लेटफॉर्म पर। आज हम लोग उत्तर प्रदेश कला और संस्कृति के कुछ प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस करेंगे। साथ ही साथ इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही साथ इसको शेयर करिए। क्वेश्चन नंबर पहले में दिया गया है कि उत्तर प्रदेश संस्कृति संस्थान की स्थापना ये कब हुई थी? ठीक है। उत्तर प्रदेश संस्कृति संस्थान ये है कहाँ पर? ये है लखनऊ में। और लखनऊ अगर हम मैप की बात करें तो ये जो क्षेत्र आपको दिख रहा है, ये है लखनऊ। आपको लोकेशंस, जिलों की लोकेशंस भी पता होनी चाहिए। संस्कृति संस्थान की स्थापना हुई कब थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1976 में। ठीक है। अगर आपसे पूछे कि उत्तर प्रदेश में संस्कृति विभाग, इसकी रचना कब हुई थी? तो 1957 में संस्कृति विभाग की रचना की गई। और इसके बाद उत्तर प्रदेश में कला और संस्कृति को क्षेत्रीय स्तरों तक पहुंचाने के लिए क्षेत्रीय सांस्कृतिक सांस्कृतिक केंद्रों की भी स्थापना की गई। ठीक है। केंद्रों की स्थापना ये कब की गई? इसका भी ईयर हमारे हमारे एग्जाम में पूछा जाता है। तो 1996 में सांस्कृतिक केंद्रों की भी स्थापना की गई थी। क्लियर है बात? क्वेश्चन नंबर दूसरे में आओ। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? जरा देख लो इनको। एक तरफ आपको चित्रकार दिए हैं, दूसरी तरफ उनकी दी हैं कृतियां। भवानी चरण गुई, इनकी कृति क्या है? इनकी कृति है रामलीला। ये सही है। और भवानी चरण गुई की एक कृति और याद रखो, इनकी कृति है मीरा का विषपान। ठीक है। ये भी हमारे एग्जाम में बहुत पूछी जाती है। इनकी एक कृति है शिव तांडव। शिव तांडव ये भी बहुत एग्जाम में आती है। तो ये तो सही सुमेलित है। रणवीर सिंह बिष्ट, रणवीर सिंह बिष्ट जहां भी नाम आए तो आपको याद आना चाहिए पहाड़ी। इनके कई सारी कृतियां हैं जो पहाड़ी से संबंधित हैं, जैसे पहाड़ी घसियारे। जैसे हम बात करें पहाड़ी लोक नृत्य। ठीक है। ये इनकी एक कलाकृति है और ये भी सही है। ललित मोहन सेन, ललित मोहन सेन जाने जाते हैं शबीह चित्रों के लिए। तो ये भी सही है। नंद किशोर शर्मा, नंद किशोर शर्मा का जो कृति है वो काशी शैली पर इन्होंने कार्य नहीं किया है। नंद किशोर शर्मा ने काम किस पर किया है? इन्होंने काम किया है कालीन। जो इनकी कृतियां हैं वो है कालीन। और कौन सी है? और है चीनी बर्तनों की डिजाइन। ठीक है। डिजाइन, ये इनकी कलाकृतियां हैं, नंद किशोर शर्मा। और ये काशी शैली पर काम किसने किया है? काशी शैली पर काम किया है एक शख्स हैं। इनका नाम है, देखिए, कौन से हैं? महेंद्र नाथ। महेंद्र नाथ। ठीक है। क्लियर है बात? क्वेश्चन नंबर तीसरे में देखो। पूर्वांचल की लोक गायन परंपरा, ये एक है बिरहा। इसका गायन मुख्य रूप से किया जाता है किस भाषा में? तो पूर्वांचल शब्द है तो वहां भोजपुरी, ये वाला क्षेत्र। तो यहाँ भोजपुरी होगा आंसर। खड़ी बोली, ब्रज, अवधी ये सब कुछ होगा नहीं। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा भोजपुरी। अब ये जो बिरहा है, ये भोजपुरी में इसका गायन होता है। एक नृत्य है, सॉरी, एक लोकगीत है ढोला। क्या आप बता सकते हो ये लोकगीत ढोला वहां पर इसका गायन ज्यादा किया जाता है? ये होता है आगरा और मेरठ। ठीक है। ये हमारे एग्जाम में प्रीवियस ईयर्स में पूछा गया है, तो इसको ध्यान रखिएगा। पूर्वांचल के जो लोकगीत हैं, क्या केवल बिरहा है? पूर्वांचल में बिरहा भी लोकगीत गाया जाता है और सोहर भी है। आपसे ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। सोहर कहाँ का है? और यहाँ का एक है चैती। तो ये तीनों के तीनों जो लोकगीत हैं, ये पूर्वांचल से संबंधित हैं। बात समझ पा रहे हो? अच्छा, एक लोकगीत है जो बहुत फेमस हुआ, कजरी। बताइए इसकी उत्पत्ति किसे कहा जाता है? किस जिले में इसकी उत्पत्ति को माना जाता है? इसकी जो उत्पत्ति हुई है, ऐसा माना जाता है, वो है मिर्जापुर। और मिर्जापुर कहाँ है? ये वाला जो क्षेत्र आप देख रहे हो, ये है मिर्जापुर। ठीक है। कजरी केवल मिर्जापुर में ही इसका गायन नहीं किया जाता है, बल्कि इसका गायन किया जाता है पूर्वांचल में भी। पूर्वांचल में किया जाता है मिर्जापुर, ये जो आप देख रहे हो चंदौली, और ये गाजीपुर, यहाँ पर कजरी का, हाँ, बोलबाला है। और अवध में भी इसका गायन किया जाता है। तो आप ये सारे के सारे क्षेत्र याद रखिएगा। कजरी
की उत्पत्ति मिर्जापुर को माना जाता है। साथ ही साथ ये इसका जो गायन होता है वो पूर्वांचल ही नहीं बल्कि अवध में भी होता है। क्वेश्चन नंबर चौथे में आओ। निम्नलिखित में से भारतेंदु हरिश्चंद्र का प्रमुख नाटक कौन सा है? इंदर सभा। जो इंदर सभा है ये किसका है? ये है सैयद आगा अ, हसन लखनवी का। ठीक है, सैयद आगा हसन लखनवी। किस्सा राधा कन्हैया ये हमारे एग्जाम में पूछा जा चुका है। और ये किसका है? ये किसका नाटक है? ये दरअसल नाटक है जो हमारे अंतिम नवाब हुए थे, नवाब वाजिद अली शाह, वाजिद अली शाह जी का। ठीक है। भारत दुर्दशा ये आपको पता ही होगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। भारतेंदु हम्म, हरिश्चंद्र का। ठीक, हरिश्चंद्र का है। जानकी मंगल ये किसका है? जानकी मंगल ये है, एक शख्स है, इनका नाम है शीतला प्रसाद त्रिपाठी, इनका है। जानकी मंगल के बारे में आप एक ध्यान रखो, ये एक ऐसा नाटक है जिसके बारे में हमसे क्वेश्चन एक्स्ट्रा पूछता है। कहा जाता है कि ये आधुनिक आधुनिक विधि से मंचित पहला नाटक है। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। आधुनिक विधि से मंचित पहला नाटक कौन सा है? यह है जानकी मंगल। और भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक कौन सा है? ये उत्तर होगा हमारा भारतेंदु दुर्दशा, भारत दुर्दशा। देखो भारतेंदु हरिश्चंद्र ये कहाँ से संबंधित हैं? ये हैं वाराणसी से। वाराणसी ये भी हमारे एग्जाम में एक बार पूछा गया है, इनकी लोकेशन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर पांचवे में देखो, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो गिरिजा देवी ये कहाँ से संबंधित हैं? गिरिजा देवी संबंधित हैं बनारस घराने से। पंडित यशपाल ये हैं आगरा घराने से संबंधित। भीमसेन जोशी ये किराने घराने से संबंधित हैं। ठीक है। और जो ध्रुव तारा देवी हैं या ध्रुव तारा जोशी हैं ये संबंधित हैं इटावा घराना से। ठीक है, क्लियर है बात? अब इसमें देख लो सही सुमेलित कौन सा है। सही सुमेलित यही हो जाएगा आंसर, भीमसेन जोशी। ये जो किराना घराना है भीमसेन जोशी जी का, इसको देखो, किराना घराना। इसका नाम किराना क्यों पड़ा? क्योंकि शामली, ये जो शामली है ये वाला क्षेत्र, यहाँ पर एक जगह है कैराना, इसी के नाम पर इनका नाम पड़ा है किराना। यहाँ से दो और शख्स के नाम आप याद रखो, बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक तो हैं गंगूबाई हंगल, इनका संबंध किस घराने से है? किराना घराना। और एक शख्स हैं जिनका नाम है हीराबाई, हीराबाई अ, बड़ोदकर, हीराबाई बड़ोदकर, इनका भी संबंध कहाँ से है? किराना घराना। क्वेश्चन नंबर छठे में देखो, भारतीय संगीत का प्राचीनतम प्रमाण ये कहाँ मिलता है? हमारे सामवेद में। ठीक है, भारतीय संगीत का प्राचीनतम जो प्रमाण है वो सामवेद से मिलता है। मुझे एक बात बताओ, अगर मैं लिखूं कि संगीत की बाइबिल किसे कहा जाता है? बता सकते हो आप संगीत का बाइबिल किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है नाट्य शास्त्र को। ठीक है, किसने लिखा? ये लिखा है भरत मुनि ने। याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कौन सा था ये था छठा नंबर। अब सातवां देखो, अकबर द्वारा किसके सम्मान में फतेहपुर सीकरी का निर्माण कराया गया था? अकबर ने ये कराया था शेख सलीम चिश्ती, इनके जो पुत्र का नाम था उसका नाम भी इन्होंने इन्हीं के नाम पर रखा था, सलीम। ठीक है, तो सलीम का आगे चल के यानी कि जब वो बड़ा हुआ तो उसका नाम क्या था, क्या पड़ा, बताइएगा मुझे आप कमेंट बॉक्स में। तो अकबर के सम्मान में, सॉरी, अकबर ने किसके सम्मान में फतेहपुर सीकरी का निर्माण कराया था? ये कराया था शेख सलीम चिश्ती का। अच्छा मुझे बताओ, ये जो फतेहपुर सीकरी है ये किससे मिलकर बना है? ये दरअसल बना है लाल पत्थरों से। ठीक है, ये लाल पत्थरों से बनाया गया है, बना है। साथ ही साथ इसकी डिजाइन किसने बनाई थी, बता सकते हो आप? इसकी डिजाइन किसने तैयार की थी? इसकी डिजाइन तैयार की थी बहाउद्दीन ने। बात समझ पा रहे हो? और मुझे एक बात बताओ, जब अकबर ने यहीं पर यानी कि फतेहपुर सीकरी में एक बुलंद दरवाजा बनवाया है, बुलंद दरवाजा, ये किसकी याद में बनवाया है?
जब अकबर गुजरात विजय करके लौटा था ना, गुजरात विजय की याद में, तब इसने यहां पर बुलंद दरवाजा बनवाया था। ठीक है। पर आठवें में देखो, निम्नलिखित में से कौन सा भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना नहीं है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना देखो, अंधेर नगरी है, भारत दुर्दशा भी है, सत्यवादी हरिश्चंद्र भी है, ये भारत माता नहीं है। भारत माता किसकी है? भारत माता ये रचना है सुमित्रा नंदन पंत की। ठीक है, सुमित्रा नंदन पंत की ये भारत माता इनकी रचना है। तो यहां से आपका आंसर हो जाएगा चौथा। क्वेश्चन नंबर 90 में देखो, उत्तर प्रदेश के कौन से स्थान पर जेके मंदिर है? तो सबको पता होगा जेके मंदिर यहां पर है, जेके मंदिर। तो अब मुझे बताओ, उन्नाव में कौन सा मंदिर है? उन्नाव में मंदिर है एक राजेश्वरी, राजेश्वरी मंदिर। ठीक है। वाराणसी में कई सारे मंदिर हैं, आपको ये वाला क्षेत्र दिख रहा है, ये है वाराणसी। वाराणसी में कई सारे मंदिर हैं, जैसे मैं लिखूं तो एक आपने नाम सुना होगा भारत माता मंदिर, भारत माता मंदिर, ये वाराणसी में है। और अभी अभी कुछ ही समय पहले एक काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन हुआ था, तो विश्वनाथ मंदिर ये भी कहाँ है? विश्वनाथ मंदिर ये भी यहीं पर है। और संकट मोचन मंदिर, संकट मोचन मंदिर ये कहाँ है? यहीं पर है, वाराणसी में। एक मंदिर काफी फेमस है जो हमारे एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, इसको आप भूलिएगा मत। ये है सारंगनाथ मंदिर। बात समझ पा रहे हो आप हमारी? ठीक है। और ये रहा कानपुर देहात। कानपुर देहात में आप ध्यान रखिए शुक्ला, शुक्ला तालाब को। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10वें में देखो, उत्तर प्रदेश का कानपुर नगर निम्नलिखित में से किस जिले से अपनी सीमा साझा करता है? आप देखो यहाँ मैप में, ये कानपुर है। ठीक है, ये है कानपुर। अब देखो यहाँ पे कानपुर को ये स्पर्श कर रहा है, ये स्पर्श कर रहा है। दूसरा, ये रहा तीसरा जिला। चौथा जिला, ये सीमा हल्की सी टच हो रही है। पांचवा जिला ये रहा, और ये है छठा जिला। तो अब एक नंबर से शुरू करो, यहाँ पर कौन सा जिला दिख रहा है आपको? ये वाला क्षेत्र, ये दिख रहा है आपको हमीरपुर। ठीक है, कानपुर से स्पर्श करता हुआ। आप आगे बढ़ो थोड़ा सा, दूसरे स्थान पर कौन सा आपको दिख रहा है? दूसरे स्थान पर दिख रहा है कानपुर देहात, कानपुर देहात। और थोड़ा सा आप आगे बढ़ो, ये तीसरे स्थान पर कौन सा दिख रहा है? ये दिख रहा है आपको कन्नौज। ठीक है। चौथे स्थान पर ये रहा हरदोई। और पांचवें स्थान पर कौन सा है? ये वाला क्षेत्र, ये है उन्नाव, उन्नाव। ठीक है। और ये छठे स्थान पर ये वाला क्षेत्र कौन सा है? ये है फतेहपुर। क्लियर है बात? अब यहां पर ऑप्शन में आओ, कह रहा है कौन सीमा साझा करता है, तो ये भी स्पर्श कर रहा है, ये भी कर रहा है, ये भी कर रहा है, उन्नाव नहीं कर रहा है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है। यहां पर हो सकता है टाइपिंग एरर हो, कौन साझा नहीं करता है ये होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म है जो सही सुमेलित नहीं है? बताइए भाई। देवी पाटन ये बलरामपुर में है, बिल्कुल सही है। कलिंजर ये चित्रकूट में नहीं है, ये कहाँ है? ये है बांदा में। ठीक है। चक्रतीर्थ नैमिषारण्य ये सीतापुर में ही है, बिल्कुल सही है। कामदगिरि पर्वत ये चित्रकूट में है। अच्छा, बलरामपुर कहाँ है? ये रहा बहराइच, श्रावस्ती, और ये जो क्षेत्र है ये है बलरामपुर। ठीक है। बांदा कहाँ है? ये जो क्षेत्र आपको दिख रहा है ये है प्रयागराज, और इसके ठीक बगल में है चित्रकूट, चित्रकूट। और इसके ठीक बगल में ये रहा आपका बांदा। सीतापुर कहाँ है? सीतापुर आप देखिए लखनऊ, लखनऊ को स्पर्श करता हुआ ये क्षेत्र, ये है सीतापुर। ठीक है। तो आप लोकेशंस भी ध्यान रखिए। क्वेश्चन नंबर 12 में देखो, निम्नलिखित में से कौन सा आगरा के किले की नींव, कौन सा ऑप्शन है जिसने आगरा के किले की नींव रखी, यानी किसने आगरा के किले की नींव रखी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा औरंगजेब। दरअसल ये बात है 1565 की, जब आगरा के किले की नींव रखी थी, हाँ, अकबर ने। ठीक है। अगर हम आगरा का किला देखने जाएंगे ना, तो यहाँ पर हमें पता है दो दरवाजे मिलते हैं, और इनमें से दो दरवाजे,
और इनमें से एक दरवाजे का नाम है दिल्ली गेट, दिल्ली गेट, और एक दरवाजे का क्या नाम है? एक दरवाजे का नाम है अमर सिंह गेट। तो ये आप ध्यान रखिएगा, हमारे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि ये किसके भाग हैं। ये भाग हैं आगरा के किले के। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, जौनपुर में शाही पुल, इसका निर्माण किसने कराया था? जौनपुर का जो शाही पुल है, दरअसल 1564 की बात है। अकबर ने आदेश दिया था किसे? अकबर ने आदेश दिया था इस शख्स को, ये है मुनईन खान खाना। और इसी अकबर के आदेशानुसार इसने जौनपुर में एक शाही पुल का निर्माण कराया था। ठीक है। जौनपुर कहाँ है? ये रहा आपका भदोही, ये है वाराणसी, और जो ये बड़ा सा क्षेत्र है, ये है जौनपुर। ठीक है। जौनपुर और जालौन दोनों में अंतर आप रखना, यानी कि दोनों को एक मत कर देना। ये जो क्षेत्र है ये है जालौन, आमतौर पर कंफ्यूजन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, लखनऊ ख्याल गायकी के पिता किसे कहा जाता है? जो लखनऊ ख्याल गायकी है उसके पिता आप ध्यान रखिएगा, ये कहा जाता है खुर्शीद अली शाह को। ठीक है। ये जो वाजिद अली शाह हैं, नवाब वाजिद अली शाह, इन्हें कहा जाता है, दरअसल इन्होंने जो अपनी बंदिशें लिखी हैं वो लिखी हैं, एक इन्होंने, इनका उपनाम है उससे। तो कौन सा उपनाम है, ये हमारे एग्जाम में पूछा जाता है। इन्हें कहा जाता है अख्तर पिया, अख्तर पिया। एक नाम और याद रखो, सनद पिया। ये इस उपनाम से किसने बंदिशें लिखी हैं? तो वो लिखी हैं बिंदादीन ने। ये दोनों ही लखनऊ घराने से संबंधित हैं। ठीक है। लखनऊ घराने का अगर जन्म हम कहें कि कहाँ से हुआ है, तो वो वाजिद अली शाह के दरबार से ही हुआ है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, उत्तर प्रदेश में प्राप्त स्थापत्य कला के सर्वाधिक प्राचीनतम अवशेष किस काल से संबंधित हैं? तो ये मौर्योत्तर काल नहीं है, दरअसल ये है मौर्य काल। जो मौर्य काल है, मौर्य काल में कई सारे हमें शिलालेख मिले हैं, या हम ये कहें कि यहाँ पर कई सारे शिला स्तंभ मिले हैं, और साथ ही साथ मौर्य काल से संबंधित उत्तर प्रदेश में स्तूपों का भी निर्माण कराया गया है। अच्छा, प्रश्न ये उठता है कि जो ये मौर्य काल के शिला स्तंभ हों या फिर स्तूप हों, ये बने किस में हैं? इनकी ये किससे बनाए गए हैं? तो ये बनाए गए हैं, जो चुनार है, चुनार के लाल बलुआ पत्थरों से ये बनाए गए हैं। ठीक है। तो आप ये भी ध्यान रखो। क्वेश्चन नंबर 16 देखो, उत्तर प्रदेश में पाया जाने वाला गुप्तकालीन वह मंदिर जो खर मंदिर का पहला उदाहरण है। ये शाकंभरी देवी मंदिर सहारनपुर में है, लेकिन ये गुप्तकालीन नहीं है। ये भी नहीं है। वाराणसी काशी, ये भी नहीं है। देवगढ़ का दशावतार मंदिर, ये गुप्तकालीन है। और ये जो मंदिर है, यहाँ पर शिखर देखने को मिलता है। मंदिर आम तौर पर पहले सपाट छत वाले बनते थे, फिर जो मंदिर बनने लगे वो, हाँ, शंकुनुमा छत उनमें स्थापित की गई। फिर जब और धीरे धीरे विकास हुआ, तो आपने देखा होगा पिरामिड के आकार का बनने लगा। यहाँ पर कलश रख दिया जाता था, और इसके ऊपर झंडा लगा दिया जाता था। ये जो पिरामिड है, यहाँ पर कलश रखा जाता था, इसके ऊपर झंडा लगा दिया जाता था। तो ऐसे मंदिरों का विकास हुआ है, आज आधुनिक मंदिर बन पा रहे हैं, है ना। एक मंदिर और है गुप्तकालीन, ये हमें कानपुर में देखने को मिलता है। कौन है? इसका नाम है भीतर गांव मंदिर। ठीक है। इसको भी आप ध्यान रखो। भीतर गांव मंदिर, दरअसल ये ईंटों का बना है। इसको भी आप ध्यान रखना, ये ईंटों का बना है। क्लियर है बात। और अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश में नागर शैली के मंदिर का विकास किसने कराया था, तो दो वंश हैं। एक है प्रतिहार वंश, और एक मैंने पढ़ाया था अभी आपको उत्तर प्रदेश के इतिहास में, गढ़वाल वंश। ठीक है। इन दोनों वंशों को श्रेय जाता है कि इन दोनों वंशों ने उत्तर प्रदेश में नागर शैली के मंदिरों का विकास किया है। इन दोनों ने उत्तर प्रदेश में नागर शैली के जो मंदिर हैं, उनके विकास का श्रेय इन दोनों को जाता है। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, उत्तर प्रदेश में कौन सा स्थान है जो अवधी भाषा का प्रमुख क्षेत्र नहीं है? तो आपको पता होनी चाहिए कि अवधी भाषा किन क्षेत्रों में बोली जाती है। तो जो ये वाला क्षेत्र है,
यहाँ अवधी भाषा काफी चर्चित है। जैसे एक क्षेत्र है इसमें अयोध्या, ठीक है, अयोध्या हो गया, बहराइच हो गया, ये वाला क्षेत्र, ये जो बहराइच है। हम बात करें बाराबंकी की, बाराबंकी, बाराबंकी, सीतापुर, है ना, ये वाले सारे क्षेत्र। जैसे सुल्तानपुर हो गया, सुल्तानपुर हो गया, आपका आपका हो गया प्रयागराज, ठीक है, गोंडा, गोंडा के बाद आपका हो गया श्रावस्ती, श्रावस्ती, और ये जो क्षेत्र है लखीमपुर खीरी, लखीमपुर खीरी, ठीक है, लखीमपुर खीरी। यहाँ से आपका, आप जब नीचे बढ़ोगे तो आपका पड़ेगा, जैसे आप देखिए प्रतापगढ़, उन्नाव, और एक क्षेत्र है अमेठी, है ना, फतेहपुर, फतेहपुर रायबरेली, ठीक है। और भी कई सारे क्षेत्र हैं, जैसे ये वाला क्षेत्र, जो ये वाला क्षेत्र पड़ता है बलरामपुर, ये वाला क्षेत्र बलरामपुर ही तो है। बहराइच, श्रावस्ती, इसके बाद ये बलरामपुर, बलरामपुर के बाद और प्रयागराज के ठीक बगल में और आप देखिए कौशाम्बी। ये सारे के सारे क्षेत्र जो हैं ये अवधी भाषा से संबंधित हैं। तो इनमें देख लो आप, अमेठी भी है, रायबरेली भी है, बलरामपुर भी है। ये जो क्षेत्र है ये नहीं है ना। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो आप इनके, आपको क्षेत्र भी देखने पड़ेंगे, और वो सारे के सारे क्षेत्र आप मैप से देखिए तो ज्यादा बेहतर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखो, उत्तर प्रदेश राज्य में प्रथम फिल्म नीति की घोषणा कब की गई थी? ये की गई थी 1999 में। पहली फिल्म नीति आई थी। आंसर तो हमारा ये हो जाएगा। इसके बाद एक फिल्म नीति और आई 2001 में, ये थी दूसरी फिल्म नीति। इस फिल्म नीति में हुआ क्या? इस फिल्म नीति में एक कांड हुआ था, कांड ये हुआ था कि जो उत्तर प्रदेश में फिल्म विकास परिषद, फिल्म विकास परिषद की स्थापना, ये किस नीति के तहत हुई थी? ये यही नीति थी। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि किस फिल्म नीति के तहत फिल्म विकास परिषद की स्थापना हुई थी, तो होगा 2001, ठीक है। अच्छा, आप मुझे एक बात बताओ, उत्तर प्रदेश चलचित्र निगम, इसकी स्थापना कब की गई? 1975 में, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखो, उत्तर प्रदेश में सांस्कृतिक विभाग के अंतर्गत लखनऊ में स्वायत्त शासी संस्था के रूप में राष्ट्रीय कथक संस्थान, इसकी स्थापना कब की गई? तो कथक संस्थान की स्थापना हुई थी 1988-89 में, ठीक है। ये कहाँ है? तो ये है लखनऊ में। लखनऊ कहाँ है? तो ये जो क्षेत्र आपको दिख रहा है ये है लखनऊ, ठीक है। एक 1991 लिखा है, 1991 से मुझे एक बात याद आ रही है, ये इस समय भी कोई एक संस्थान की स्थापना हुई थी। हाँ, उत्तर प्रदेश, इसका नाम है जैन विद्या शोध संस्थान, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1991 में। कहाँ है? ये भी है लखनऊ में। क्लियर बात। 1988 में इसकी स्थापना हुई थी। अगर हम 2 साल पहले की बात करें, यानी 1986 की हम बात करें, तो 1986 में क्या हुआ था? 1986 में हुआ था अयोध्या, अयोध्या शोध संस्थान, इसकी स्थापना हुई थी। ये कहाँ है? ये है अयोध्या में, ठीक है। अयोध्या कहाँ है? आप ये वाला क्षेत्र देखो, ये रहा अयोध्या। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1986 में। क्लियर बात, तो याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 20वें में देखो, उत्तर प्रदेश में राज्य ललित कला एकेडमी, ये कहाँ है? ये है लखनऊ में। ये रहा आपका लखनऊ। और कब इसकी स्थापना हुई? 1962 में। अच्छा, यहां से एक प्रश्न पूछा जाता है क्वेश्चन नंबर 20 में, इसके पहले अध्यक्ष पूछे जाते हैं आपसे। इसके पहले, ये हमारे एग्जाम में पूछा भी जा चुका है, इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? तो आप ध्यान रखो, डॉक्टर संपूर्णानंद, ये इसके पहले अध्यक्ष थे, ठीक है। और इसी लखनऊ में एक एकेडमी है जिसको बोलते हैं भारतेंदु नाट्य अकादमी, ठीक है, अकादमी। इसकी स्थापना हुई थी 1975 में, 1975। इसके पहले अगर आपसे अध्यक्ष पूछे तो क्या बताओगे? इसके पहले अध्यक्ष, तो इसके पहले अध्यक्ष थे, इनका नाम था अमृतलाल, अमृतलाल नागर, ठीक है, ध्यान रखिएगा।
क्वेश्चन नंबर 21 में आओ। उत्तर प्रदेश सांस्कृतिक संस्थान विभाग द्वारा अयोध्या शोध संस्थान की स्थापना कब की गई थी? अभी अभी मैंने आपको बताया था, पीछे आओ। कहाँ है अयोध्या? ये 1986। ठीक है, 1976। क्वेश्चन नंबर, हाँ, इसका सही उत्तर ये हो जाएगा। अयोध्या कहाँ है? ये वाला क्षेत्र अयोध्या कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 22 में देखो, किसके द्वारा लखनऊ में चित्रकला की वाश और टेम्पा शैली का विकास किया गया? आपने उत्तर प्रदेश स्पेशल में यदि हमारी पुरानी वीडियोस देखी हो तो इसको मैंने बहुत डिटेल से बताया है। इनका उत्तर होगा आसित कुमार हलदार। और वाश और टेम्पा शैली को इसे कहा जाता है लखनऊ शैली। अगर आपसे ये ना दे और पूछे कि लखनऊ शैली का विकास किसने किया था, बी आंसर होगा असित कुमार हलदार। ठीक है। अच्छा, ये लिखा है शिवनंदन नौटियाल। इन्होंने किसकी स्थापना, कौन सा चित्रकारी किया था? तो शिवनंदन नौटियाल जो हैं, आप इसमें पहला नंबर देख लो। शिवनंदन जो नौटियाल का चित्र है वो है सत्यम शिवम सुंदरम। ठीक है। अच्छा, ये जो महेंद्र नाथ सिंह हैं, दूसरा ऑप्शन, महेंद्र नाथ सिंह, इन्हें चित्रकला में कांगड़ा और काशी शैली पर काम करने के लिए जाना जाता है। ठीक है, इन्हें जाना जाता है काशी और कांगड़ा शैली पर कार्य करने के लिए। राज कपूर चितेरा की बात कर लो थोड़ा। ये राज कपूर चितेरा साहब हैं। ये रही नौटियाल की कलाकृति और ये रही इनकी कृति। राज कपूर चितेरा, उनके संबंध में क्या है? इन्होंने तेंदुलकर की 1500 फीट लंबी, लंबा या हम कहें लंबी चित्रकारिता करी थी या लंबा चित्र बनाया था। ठीक है, इनकी लंबी चित्र श्रृंखला बनाई। तो तेंदुलकर के चित्र से कौन संबंधित है? ये है राज कपूर चितेरा। कांगड़ा शैली और काशी शैली पर काम करने के लिए किसे जाना जाता है? ये जाना जाता है महेंद्र सिंह। और सत्यम शिवम सुंदरम, ये कृति किसकी है? ये है शिवनंदन नौटियाल की। जबकि वास और टेम्पा शैलियों में किसको जाना जाता है? ये जाना जाता है आसित कुमार हलदार। क्वेश्चन नंबर 23 में देखो, अशोककालीन अहरौरा अभिलेख, अहरौरा अभिलेख ये कहाँ है? आपने उत्तर प्रदेश इतिहास से संबंधित अगर हमारे लेक्चर्स देखे होंगे तो उत्तर प्रदेश में जितने भी अभिलेख हैं मैं वहां पर करा चुका हूँ। अहरौरा अभिलेख ये किससे संबंधित है? ये है मिर्जापुर से। मिर्जापुर। ठीक है। और मिर्जापुर कहाँ है? ये रहा हमारा मिर्जापुर। मिर्जापुर। क्लियर है बात? अच्छा, एक ये मिर्जापुर के ठीक बगल में ये है वाराणसी। वाराणसी में एक स्तूप है जो हमारे एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। इसको बोलते हैं धमेख स्तूप। ये वाराणसी में है। कहाँ वाराणसी में है? ये है सारनाथ में। ठीक है। पूछा जाता है कि ये जो धमेख स्तूप है ये किस काल में निर्मित हुआ था? तो याद रखिएगा, मौर्य काल में नहीं। कब? गुप्त काल में इसका निर्माण हुआ था। क्लियर है बात? क्वेश्चन नंबर 24 में आओ। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे उत्तर प्रदेश की औद्योगिक राजधानी कहा जाता है? सबको पता होगा, ये कहा जाता है कानपुर को। ठीक है। कानपुर है कहाँ? ये रहा कानपुर। कानपुर। कानपुर को कहा जाता है औद्योगिक राजधानी, साथ ही साथ उत्तर भारत का भारत का मैनचेस्टर ये भी कहा जाता है कानपुर को। तो आंसर हो जाएगा कानपुर नगर। ठीक है। क्लियर है बात? अच्छा, ये जो लखनऊ है इसे कहा जाता है नवाबों का शहर, साथ ही साथ नजाकत नफासत नजाकत नफासत का शहर इसे कहा जाता है। ठीक है, लखनऊ को। और कुंभ नगरी किसे कहा जाता है? अगर हम बात करें कुंभ नगरी, कुंभ नगरिया इसे कहते हैं, हाँ, प्रयागराज को। क्वेश्चन नंबर 25 में देखो, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? एनर्जी कैपिटल ऑफ इंडिया ये सोनभद्र में है। कहाँ है सोनभद्र? लोकेशन देखो, ये रहा सोनभद्र। ठीक है, सही है बिल्कुल। शिराज ए हिंद जौनपुर को कहा जाता है। ये रहा आपका जौनपुर। जौनपुर शिराज ए हिंद कहा जाता है। कान्यकुब्ज कन्नौज को कहा जाता है। त्रिकोणीय संघर्ष अगर आपको कन्नौज का पढ़ना है तो हमारे इतिहास के लेक्चर्स में देख सकते हैं। कन्नौज कहाँ है? ये है कानपुर। कानपुर के ठीक ऊपर ये वाला क्षेत्र, ये है कन्नौज।
कन्नौज, ठीक है। खलीलाबाद, ये संत रविदास नहीं, संत रविदास नगर किसे कहा जाता है? ये कहते हैं हम भदोही को, ठीक है। और खलीलाबाद ये कहाँ है? ये है संत कबीर नगर में। क्लियर है? शुक्रताल का प्राचीन मंदिर किस जिले में है? शुक्रताल में एक मंदिर है। साथ ही साथ क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि शुक्रताल ये एक झील है जो कि कहाँ है? तो इसका आंसर होगा मुजफ्फरनगर, ठीक है। ये लिखा है मेरठ। क्या मेरठ में भी कोई झील है? आंसर होगा हाँ। कौन सी झील है? रामताल। और ये जो मुजफ्फरनगर है ना, ये वाला जो क्षेत्र है, ये है मुजफ्फरनगर, ठीक है। इसकी लोकेशंस भी ध्यान रखिए ताकि आपको पता हो सके कि ये उत्तराखंड को स्पर्श करता है, ठीक है। और जो मेरठ है वो ये वाला क्षेत्र है मेरठ। क्लियर है? और एक झील और है जिसका नाम है रामगढ़ ताल। इन दोनों झीलों में कंफ्यूजन बहुत होता है। ये केवल रामताल है और ये है रामगढ़ ताल। ये कहाँ है? ये है गोरखपुर में, ठीक है। और गोरखपुर की लोकेशन क्या है? ये रहा क्षेत्र आपका गोरखपुर। क्लियर है बात? अच्छा, ये जो आगरा दिख रहा है ना आपको, ये वाला क्षेत्र, हालांकि ये आंसर नहीं है, ये आगरा है। और आगरा में एक झील है जो हमारे एग्जाम में काफी पूछी जाती है। इसका नाम है कीठम झील, ठीक है। अगर ऑप्शन में कीठम ना दे तो आपको देगा सुर सरोवर, ठीक है। इसका नाम सुर सरोवर भी है। और ये जो मथुरा है इसके ठीक बगल में यहां भी एक झील है। क्या नाम है इसका? इस झील का नाम है नौह झील, ठीक है। तो ये कुछ झीलें हैं जो आप याद रखोगे। क्वेश्चन नंबर दूसरे में आओ। उत्तर प्रदेश में राज्य ललित कला एकेडमी ये कहाँ है? ये है लखनऊ में, ठीक है। कब इसकी स्थापना हुई? ये सारी बातें आप ध्यान रखोगे। इसकी स्थापना हुई है 1962 में, 1962। लखनऊ कहाँ है यहाँ लोकेशन में? ये जो क्षेत्र आपको दिख रहा है, ये है लखनऊ, ठीक है। और इसकी जो स्थापना हुई है ना, 1962 में हुई। साथ ही साथ इसकी स्थापना में जो पूरा का पूरा फंड है, यानी कि इसको जो चलाता है, यानी फंडिंग करता है, वो उत्तर प्रदेश का संस्कृति विभाग के द्वारा ही इसको वित्त पोषित किया जाता है। और ये जो है वो लखनऊ में एक जगह है, लाल बारादरी, ठीक है। ये यहाँ पर स्थित है। और लाल बारादरी ये वो भवन है, लाल बारादरी भवन ये वो भवन है जहां पर शुरू से लेकर आखिरी तक के नवाब लखनऊ के यहीं पर रहे हैं, चाहे वो सादत अली खान हो या फिर वाजिद अली शाह हो, सब यहीं पर निवास करते थे। और इसके जो पहले अध्यक्ष रहे हैं वो रहे हैं डॉक्टर संपूर्णानंद। क्लियर है बात? तो फिर से देखो, राज्य ललित कला एकेडमी, इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर संपूर्णानंद। और कहाँ है ये? लखनऊ में। कब इसकी स्थापना हुई? 1962 में। 1962 फरवरी में। ये भी आप ध्यान रखो, कभी कभी बहुत क्लोज ऑप्शन देता है। ये इस समय है कहाँ? लाल बारादरी में, ठीक है। लाल बारादरी लखनऊ में है। कह रहा है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो देख लो जरा। इसमें एक तरफ नृत्य दिए हैं, एक तरफ उनका क्षेत्र दिया है। धुरिया बुंदेलखंड में ये नृत्य किया जाता है। आंसर होगा हाँ। दरअसल ये जो बुंदेलखंड में एक समुदाय है, प्रजाति बोल दिया मैंने, एक समुदाय है प्रजापति, ठीक है। ये प्रजापति समुदाय यानी प्रजापति लोगों के द्वारा इसमें स्त्री का वेश धारण किया जाता है और फिर डांस किया जाता है। ये जो नटवरी नृत्य है ये कहाँ होता है? ये होता है नटवरी पूर्वांचल में, ठीक है। इसमें पूर्वांचल का जो यादव समाज होता है वो करता है इसमें सक्रिय रूप से इसमें भागीदारी करता है। और इसमें नटवरी से एक बात याद रखो, नटवरी जो नृत्य है, नटवरी नृत्य, इसे एक नाम और दिया जाता है। यदि नटवरी ना दे और आपसे कहे कि कृष्ण नृत्य ये कहाँ होता है, तो ये दोनों सेम सेम है, यानी एक ही नाम है। आप नटवरी कहो या फिर कृष्ण नृत्य कहो, बात एक ही है। कलाबाजी नृत्य ये दरअसल ब्रज में नहीं होता है, ये होता है अवध में, ठीक है। और जो ढेडिया नृत्य है वो होता है दोआब क्षेत्र में, गंगा यमुना के दोआब में। और ये जो ढेडिया होता है दरअसल ये भगवान राम जब वापस आए थे, उनकी लौटने की खुशी में इसमें जो समाज होता है, ये अपने सिर पर एक मटका रखता है, उसमें कई सारे छिद्र होते हैं, उसमें जलता हुआ दीपक रखता है और फिर इससे नृत्य करता है। तो ढेडिया नृत्य कहाँ होता है? दोआब क्षेत्र में, ठीक है। इसकी खुशी में होता है, भगवान राम के वापस आने की खुशी में। तो इसका जो सही सुमेलित नहीं है वो कौन सा होगा? वो ये हो जाएगा आंसर। कलाबाजी नृत्य अवध का है, ब्रज का नहीं है। क्लियर है बात? अच्छा, इसमें एक नृत्य याद रखो, कई बार एग्जाम में आया है।
कर्मा नृत्य ये कहाँ होता है? कर्मा नृत्य दरअसल होता है ये ये जो आपको क्षेत्र दिख रहा है सोनभद्र और मिर्जापुर ये यहाँ पर होता है। तो आप यहाँ लिख लो सोनभद्र और मिर्जापुर। ठीक है, इतना तो बात सही है। ये लेकिन ये एक जनजाति करती है। कौन सी जनजाति है वो भी एग्जाम में पूछा जाता है। कर्मा नृत्य करती है इसका नाम है खरवार। खरवार जनजाति। ठीक है, इस जनजाति के द्वारा कर्मा नृत्य किया जाता है। कहाँ? सोनभद्र और मिर्जापुर में। ठीक है, क्लियर है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर बटेश्वर मेला लगता है? तो ये जो आप क्षेत्र देख रहे हो आगरा, आगरा में लगता है बटेश्वर मेला। ठीक है, और आगरा में और भी कई सारे मेले लगते हैं, केवल बटेश्वर ही नहीं लगता है। तो यहां से आपका सही आंसर हो जाएगा आगरा। आगरा में मैं अगर आपसे कहूं कि बताओ भाई, एक मेला है गढ़गौर मेला, ये कहाँ लगता है? आगरा में। एक मेला और है, इसका नाम है राम बारात मेला, ये कहाँ लगता है? आगरा में। एक मेला मुझे बताओ कैलाश मेला, ये कहाँ लगता है? आगरा में। ये जो बलरामपुर देख रहे हो, यहाँ पर एक मेला लगता है जिसका नाम है, बलरामपुर में एक जगह है दरअसल तुलसीपुर, और यहाँ पर तुलसीपुर में एक जगह एक मेला लगता है, इसका नाम है देवी अ, पाटन मेला। ठीक है, और यहीं पर एक मेला और लगता है जिसका नाम है नवरात्रि मेला। नवरात्रि मेला। क्लियर है बात? अच्छा, क्या आप बता सकते हो इसमें बलरामपुर कहाँ है मैप में? ये रहा आपका बहराइच, ये है आपका श्रावस्ती, और श्रावस्ती से थोड़ा सा आगे बढ़ोगे ये क्षेत्र, ये मिलेगा आपका बलरामपुर। ठीक है, और बाराबंकी, बाराबंकी में एक मेला लगता है जिसका नाम है देवा शरीफ। देवा शरीफ मेला। ठीक है, और ब्रज में तो कई सारे लगते हैं, जैसे एक आपने नाम सुना होगा मटकी मेला। ठीक है, मथुरा में, ब्रज के मथुरा में एक मेला लगता है, इसका नाम है मुड़िया पूनो मेला, या मुड़िया पूर्णिमा मेला, कई कई किताबों में लिखा होता है मुड़िया पूर्णिमा मेला। ठीक है, ये भी यहीं पर लगता है। तो ये सारे मेले हैं, आप याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर है जो प्रयागराज में नहीं है? नाग वासुकी मंदिर, ये है प्रयागराज में। मनकामेश्वर मंदिर, ये भी प्रयागराज में है। वेड़ी माधव मंदिर, ये है, ये भी है प्रयागराज में। देवकली या देवकाली का कहीं कहीं लिखा होता है, देवकली। ठीक है, देवकली मंदिर ये कहाँ है? ये है औरैया में। अच्छा, यहाँ बताओ मुझे औरैया कहाँ है, इस मैप में बताओ औरैया है कहाँ? दरअसल ये आपको क्षेत्र दिख रहा है आगरा, और ये वाला क्षेत्र है इटावा, इटावा के ठीक अंदर की तरफ ये है जालौन, और ये वाला जो क्षेत्र है ये है औरैया। ठीक है, औरैया। क्लियर है बात? अब इस औरैया में है देवकली मंदिर, और प्रयागराज में कौन कौन से हैं? नाग वासुकी, मनकामेश्वर, वेड़ी माधव। कह रहा है प्रयागराज में कौन सा नहीं है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ये वाला। ठीक है, प्रयागराज में एक मंदिर और याद रखो, इसका नाम है पाताल मंदिर, ये भी यहीं पर है। ठीक है, क्लियर है बात? और आपको यहाँ से ये रहा आपका कानपुर देहात, ये है कानपुर, और ये है उन्नाव। उन्नाव में एक मेला है, सॉरी एक मंदिर है। उन्नाव में एक मंदिर है, इसका नाम है, काफी एग्जाम में पूछा जाता है, राजेश्वरी मंदिर। ठीक है, इसको भी आप याद रखिए। अच्छा, एक मैं यहाँ पर एक चीज और बताऊंगा, इसमें हमारे एग्जाम में मैच दी फॉलोइंग्स में एक आता है, यहाँ से इसको जरा देखो, जैसे कुछ आश्रम पूछ लिए जाते हैं, आश्रम, और एक तरफ लिखो स्थल। मैं अगर आपसे पूछूं कि मुझे ये बताओ कि जो दुर्वासा है, दुर्वासा ऋषि का आश्रम कहाँ है? यानी महर्षि दुर्वासा आश्रम ये कहाँ है? क्या बताओगे आप? एक और आश्रम बताओ, जैसे मैं आपसे पूछूं कि वाल्मीकि आश्रम कहाँ है, बताओ। और वाल्मीकि के बाद एक और है, जैसे त्रि आश्रम। ठीक है, ये कहाँ है? और साथ ही साथ एक आश्रम बताओ, सीतापुर में है, मुझे देखो नाम याद नहीं आ रहा है, सीतापुर के मिश्रिख में है, दधीची आश्रम, हाँ, दधीची आश्रम, ये कहाँ है? तो दुर्वासा आश्रम ये मैच दी फॉलोइंग्स में आते हैं। दुर्वासा आश्रम है प्रयागराज में। प्रयागराज, प्रयागराज कहाँ है? ये है प्रयागराज। ठीक है, ये वाला। वाल्मीकि आश्रम कहाँ है? ये कानपुर में है, बिठूर में। और त्रि आश्रम कहाँ है? त्रि आश्रम है चित्रकूट में।
ये भी आप याद रखो। और दधीची आश्रम कहाँ है? ये है सीतापुर में। ठीक है, क्लियर है? तो ये आश्रम आप ध्यान रखिए, दुर्वासा आश्रम प्रयागराज, वाल्मीकि आश्रम बिठूर कानपुर, पत्री आश्रम चित्रकूट में है, और दधीची आश्रम है सीतापुर। छठे प्रश्न में कह रहा है कि वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल, इसका आयोजन कहाँ किया जाता है? तो ये जो वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल है, इसका आयोजन किया जाता है प्रयागराज में। तो आप यहाँ पर क्षेत्र मैंने अभी अभी आपको बताया था, ये वाला जो पूरा इलाका है ये प्रयागराज है, तो यहाँ पर लिख लो। ये जो फेस्टिवल होता है ये प्रयागराज में होता है। कब होता है? प्रत्येक वर्ष होता है फरवरी में। ये महीना भी आपसे पूछा गया है। ठीक है। और एक और बताओ मुझे, वाराणसी में एक महोत्सव होता है या फेस्टिवल होता है जिसको बोलते हैं बुद्ध महोत्सव। बुद्ध महोत्सव। ठीक है। ये कहाँ होता है? ये होता है वाराणसी में। वाराणसी में कहाँ होता है? वाराणसी में एक जगह है सारनाथ। ये होता है सारनाथ में। ठीक है। और ये जो बुद्ध महोत्सव है ना, इसमें उत्तर प्रदेश सरकार का जो संस्कृति विभाग है और साथ ही साथ भारत सरकार का जो संस्कृति विभाग है, ये दोनों इसकी फंडिंग करते हैं। अर्थात इस महोत्सव का आयोजन दोनों लोग मिलकर करते हैं, यानी डबल इंजन की सरकार करती है। उत्तर प्रदेश सरकार, साथ ही साथ भारत की सरकार हाँ। और ये जो बुद्ध महोत्सव होता है ये बुद्ध पूर्णिमा के दिन होता है। और इसकी जो शुरुआत हुई थी आप उसको ध्यान रखिए, 1998 में पहली बार इसका आयोजन हुआ था। ठीक है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम मेले लगते हैं? तो सबसे कम मेले लगते हैं हमारे पीलीभीत में। यहाँ पर लगते हैं सबसे कम मेले। ठीक है। और मथुरा में लगते हैं सबसे ज्यादा मेले। क्लियर है? हाँ। एक मूवी भी आई थी मेला, तो मेला याद रखिएगा उससे। सबसे कम यानी कि यहाँ पर गुज्जर का निवास होगा। तो सबसे कम लगते हैं। ठीक है। चलो, जैसे भी आप याद कर सकते हो याद करिए। ये एक क्षेत्र दिख रहा है वाराणसी। वाराणसी। ठीक है। वाराणसी में बहुत सारे मेले लगते हैं, तो इनमें आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। अच्छा, वाराणसी है कहाँ? ये जो क्षेत्र दिख रहा है छोटा सा, ये है वाराणसी। ये क्षेत्र है वाराणसी। इसका लोकेशन भी आप ध्यान रखें। वैसे अगर हम आपसे पूछें कि बताओ भाई, ध्रुपद मेला ये कहाँ लगता है? ये लगता है वाराणसी में। एक वाराणसी में और है, नक कटैया। हाँ, नक कटैया मेला। ये भी कहाँ है? ये भी है वाराणसी में। और वाराणसी में क्या है? रामलीला मेला। रामलीला मेला ये भी वाराणसी में ही लगता है। और आपने एक नाम सुना होगा, देव दीपावली, है ना? देव दीपावली मेला ये भी कहाँ लगता है? वाराणसी में। मकर संक्रांति के अवसर पर प्रसिद्ध खिचड़ी मेला ये कहाँ लगता है? ये लगता है भाई गोरखपुर में। गोरखपुर। और कहाँ है गोरखपुर? ये वाला क्षेत्र है गोरखपुर। ठीक है। गोरखपुर। और गोरखपुर में और कुछ लगता है क्या? गोरखपुर में एक मेला आप और याद रखो, इसका नाम है तरकुलहा। तरकुलहा मेला ये भी हमारे एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, मैच द फॉलोइंग्स में। और मथुरा तो आपको पता ही होगा। हाँ, मथुरा में मुड़िया पूनो मेला। ठीक है। मुड़िया पूनो या मुड़िया पूर्णिमा मेला लगता है। 1583 में निर्मित इलाहाबाद के किले का निर्माण किसने करवाया था? तो जो इलाहाबाद का किला है इसका निर्माण कराया था अकबर ने। ठीक है। इसका निर्माण अकबर ने कराया था। और ये जो किला है ये दरअसल यमुना नदी के किनारे है। यमुना के ये किनारे है। सपोज करो अगर हम इसको किला माने, ये है इलाहाबाद का किला। ठीक है। इलाहाबाद का ये क्या है? ये है किला। तो इसमें तीन चीजें आप ध्यान रखो। इसी इलाहाबाद के किले में है अक्षय वट। अक्षय वट यहीं पर है। इसी इलाहाबाद के किले में है, आपने नाम सुना होगा सरस्वती कूप का। ठीक है। यहीं पर है। और इसी इलाहाबाद के किले में है, आपने नाम सुना होगा एक मंदिर का, अभी मैंने कहा था पातालपुरी मंदिर। कहाँ है? यहीं पर है। तो ये जो इलाहाबाद है, ये वाला क्षेत्र ये है इलाहाबाद। ठीक है। या इसी को आजकल हम प्रयागराज के नाम से भी जानते हैं। क्लियर है बात? चलिए, क्वेश्चन नंबर, हाँ, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा अकबर। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा उर्दू भाषा के विकास एवं प्रचार प्रसार के लिए उत्तर प्रदेश उर्दू एकेडमी की स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना की गई थी 1972 में। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 1972।
कुछ एकेडमी है, अकादमी है जो हमारे एग्जाम में पूछ ली जा सकती हैं। जैसे अगर हम आपसे पूछते हैं कि उत्तर प्रदेश, ये यूपी मतलब उत्तर प्रदेश, ठीक है? उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान, इसकी स्थापना कब हुई? मुझे बताओ। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान, इसकी स्थापना कब हुई? मुझे बताओ। तो जो हिंदी संस्थान है 1976 में इस्टेब्लिश हुआ, और जो संस्कृत संस्थान है वो भी 1976 में इस्टेब्लिश हुआ था। इन दोनों को ध्यान रखिएगा। क्लियर है बात? चलिए। उत्तर प्रदेश में उर्दू को द्वितीय राजभाषा के रूप में कब स्वीकृति मिली? ये मिली थी, आपको रट गया होगा, मैंने कई सारे उत्तर प्रदेश स्पेशल के वीडियो बनाए हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करवाए हैं, तो ये बातें आप बिल्कुल रटी होनी चाहिए, है ना? अच्छा मुझे बताओ, अ, ये जो अ, द्वितीय उर्दू को द्वितीय राजभाषा घोषित किया गया है, इसमें से क्या आप मुझे बता सकते हो कि हिंदी को राजभाषा, हिंदी को राजभाषा कब बनाया गया था? मुझे बताओ। और मुझे इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए, ठीक है? हिंदी को राजभाषा का दर्जा कब दिया गया था? पहली राजभाषा हिंदी थी देवनागरी लिपि में, कब मिला? मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। लखनऊ में स्थित कैसर बाग, इसका निर्माण किसके द्वारा कराया गया? तो ये जो कैसर बाग है ना, इसका निर्माण कराया गया था जहांगीर नवाब वाजिद अली शाह के द्वारा। और ये है कहाँ? ये है लखनऊ में। लखनऊ कहाँ है? ये क्षेत्र हमारा लखनऊ के नाम से जाना जाता है। कुछ हैं मोनूमेंट्स जिनके निर्माण कुछ लोगों ने कराए हैं, जो हमारे एग्जाम में मैच द फॉलोइंग्स में पूछे जाते हैं। जैसे कैसर बाग का निर्माण नवाब वाजिद अली शाह ने करवाया। अगर हम आपसे पूछें कि बताओ भाई, छोटा इमाम बाड़ा, इसका निर्माण किसने कराया? मुझे बताओ। फिर मैं आपसे पूछूं कि बताओ, बड़ा इमाम बाड़ा, इमाम बाड़ा, इसका निर्माण किसने कराया? मुझे बताओ। तो जो छोटा इमाम बाड़ा है, इसका निर्माण कराया था मोहम्मद अली शाह ने, ठीक है? मोहम्मद अली शाह। और जो बड़ा इमाम बाड़ा है, इसका निर्माण किसने कराया था? इसका निर्माण कराया था आसफ उद दौला। क्लियर है बात? और आसफ उद दौला, और इसी बड़े इमाम बाड़े में रूमी दरवाजा है। बात समझ पा रहे हो? कहीं अलग से नहीं है, बड़े इमाम बाड़ा में ही रूमी दरवाजा का निर्माण भी किया गया है। एक और है, ये मैंने कई बार आपको बताया है, छतर मंजिल, ठीक है? ये यूरोपियन शैली में बनी हुई है। छतर मंजिल, क्या मुझे बता सकते हो इसका निर्माण किसने कराया है? इसका निर्माण दो लोगों ने कराया है। एक तो कराया है गाजी उद्दीन ने, गाजी क्या लिख रहे हैं, इसका निर्माण कराया है गाजी उद्दीन ने, ठीक है? गाजी उद्दीन हैदर इसका पूरा नाम है। फिर ये मर गया, तो इसका पूरा निर्माण हो नहीं पाया, तो फिर इसके उत्तराधिकारी ने कराया। इसका नाम है नासिर उद्दीन, नासिर उद्दीन हैदर, ठीक है? तो छतर मंजिल का निर्माण दो राजाओं ने करवाया था, यानी दो नवाबों ने करवाया था, गाजीउद्दीन हैदर और साथ ही साथ नासिर उद्दीन हैदर। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान है जो लकड़ी की नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है? तो लकड़ी की नक्काशी के लिए आप सबको पता होगा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, सहारनपुर है। ठीक है, ये जो मुरादाबाद है, इसे कहा जाता है पीतल नगरी। क्या बता सकते हो आप सहारनपुर कहाँ है? ये जो क्षेत्र आप देख रहे हो, ये है सहारनपुर। और मुरादाबाद कहाँ है? मुरादाबाद ये वाला क्षेत्र है, मुरादाबाद, ठीक है। और एक आपने शहर का नाम पढ़ा होगा, खुर्जा। खुर्जा है बुलंदशहर में। ये नीले रंग के बर्तन के निर्माण के लिए काफी फेमस है, यानी कि यहाँ खुर्जा पॉटरी के लिए काफी फेमस है, ठीक है? या हम कहें नीले रंग के अ, बर्तन निर्माण यहाँ पर किए जाते हैं, बर्तन निर्माण, ठीक है, क्लियर है। और एक शहर है भदोही, एक शहर है मिर्जापुर। मैं लिख रहा हूं तो आपको समझ में आ गया होगा, मैं इस प्रोडक्ट की बात कर रहा हूं यहाँ पे। एक शहर है आगरा। ये तीनों के तीनों शहर फेमस हैं कालीन के लिए, कालीन और किसके लिए? दरी के लिए, ठीक है। भदोही, मिर्जापुर और आगरा, ये तीनों के तीनों क्षेत्र कालीन और दरी के निर्माण के लिए फेमस हैं। खुर्जा नीले रंग के बर्तन निर्माण के लिए फेमस है। मुरादाबाद को पीतल नगरी कहा जाता है। लकड़ी की नक्काशी के लिए सहारनपुर फेमस है, ठीक है। फरुहाई लोक नृत्य उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र से संबंधित है?
ये जो लोक नृत्य है, ये उत्तर प्रदेश के दरअसल अवध क्षेत्र से संबंधित है। यहाँ जो अवध का एक समाज है, एक समुदाय है, जिसे कहते हैं अहीर समाज। ठीक है। अहीर समाज लाठी डंडों के साथ अपने पैर और कमर में घुंघरू बांधता है, और इसके बाद ये डांस करते हैं। एक लेते हैं ये लाठी डंडा, और अपने पैरों में, अपने कमर में ये बांधते हैं घुंघरू। ठीक है। घुंघरू। और ये हाथ में पकड़ते हैं डंडा, और फिर ये करते हैं डांस। पूरी पोजीशन लेके फिर ये करते हैं डांस। तो ये फरुहाई नृत्य ये कहाँ पर है? ये है अवध में। ठीक है। निम्नलिखित में से किसे संगीत कला के आगरा घराने का जन्मदाता कहा जाता है? तो ये जो आगरा घराना है, आप ऐसे समझो, आगरा घराना, ये आगरा घराना का जो जन्मदाता है, वो अ, दरअसल आपने तानसेन का नाम सुना है? तानसेन के दामाद को कहा जाता है। तानसेन के दामाद कौन है? तानसेन के दामाद हैं, इनका नाम है हाजी हाजी सुजान खां। तो इन्हें जन्मदाता कहा जाता है, तो आंसर हो जाएगा हाजी सुजान खां। आगरा घराने का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तानसेन के दामाद हाजी सुजान खां को। ठीक है। और इस आगरा घराने को एक नाम और दिया जाता है, क्या? इसे कहा जाता है रंगीला घराना। ठीक है। और आगरा घराने के कुछ कलाकार हैं जो हमें पता होने चाहिए, जैसे फैयाज खां, आगरा घराने से संबंधित हैं। जैसे अता हुसैन, ये भी आगरा घराने से हैं। आपने नाम सुना होगा पंडित यशपाल का। ठीक है। ये भी आगरा घराने से हैं। या फिर आपने नाम सुना होगा विश्वंभर का, विश्वंभर दीन, ये भी आगरा घराने से हैं। तो ये कलाकार हैं आगरा घराने के। इनको ध्यान रखो, ध्यान रखो, ये क्या हैं? ये हैं कलाकार किस घराने के? आगरा घराने के। ठीक है। कजरी विशेषकर किस ऋतु में गाया जाता है? जो कजरी है, अ, इसको हटा देते हैं। हाँ, जो कजरी है, कजरी, ये जो लोकगीत है, लोकगीत, ये गाया जाता है, गाया जाता है सावन में, गाया जाता है ये, है ना? सावन, ऑप्शन देख लो अब। शीत ऋतु, बसंत नहीं होगा, बसंत भी नहीं होगा, ग्रीष्म, सावन, सावन तो दिया नहीं है। सावन, हाँ, तो वर्षा ही हो जाएगा, है ना? सावन को वर्षा ऋतु भी तो कहा जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा वर्षा ऋतु। क्लियर है? और कजरी जो लोकगीत है, इसकी उत्पत्ति कहाँ से मानी जाती है? इसकी उत्पत्ति मानी जाती है मिर्जापुर से। मिर्जापुर कहाँ है? मिर्जापुर, ये रहा हमारा मिर्जापुर। बात समझ पा रहे हो आप? क्लियर है? और इसके साथ साथ ये केवल मिर्जापुर तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि इसका जो गायन है, वो गायन वाराणसी में भी किया जाता है। साथ ही साथ चंदौली में भी इसका गायन किया जाता है, और इसका गायन किया जाता है गाजीपुर में। तो ये रहा आपका वाराणसी, ये है चंदौली, और ये है गाजीपुर। इन सभी क्षेत्रों में कजरी गायन किया जाता है। यहाँ पर कजरी गाना गाया जाता है। ठीक है। क्लियर है बात? चलिए। एक घराना है अजराड़ा घराना। ठीक। और ये जो आप क्षेत्र देख रहे हो, ये वाला इलाका, ये है मेरठ। और मेरठ में ही एक घराना विकसित हुआ जिसे कहते हैं अजराड़ा घराना। ठीक है। और ये जो अजराड़ा घराना है, अजराड़ा घराना इसलिए फेमस है, ये फेमस है तबला वादन के लिए। बात समझ पा रहे हो? इसे तबला वादन घराना भी कहा जाता है, ये भी आप ध्यान रखो। तो ये जो अजराड़ा घराना है, ये किससे संबंधित है? तबला वादन से। और यहाँ के कुछ तबला वादक हैं, तबला वादक, ये हमारे एग्जाम में पूछ लिए जा सकते हैं। तो कौन कौन है तबला वादक यहाँ के? जैसे एक का नाम है कल्लू खां। ठीक है। कल्लू खां, एक का नाम है मीरू खां, इसको भी आप ध्यान रखो। चांद खां, मोहम्मदी, चांद खां तो उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, एक और हैं जैसे, हाँ, मोहम्मदी खां, मोहम्मदी खां, इनको, ये तीन आप ध्यान रखो, ये हमारे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अजराड़ा घराना कहाँ है? मेरठ में है। इससे संबंधित है तबला वादन से। तबला वादक कौन कौन है यहाँ के? कल्लू खां, मीरू खां, और मीरू खां और मोहम्मदी खां, साथ ही साथ एक और है चांद खां। महान गायिका है लता मंगेशकर, ने, अमा नहीं है, इसका नाम है अमान, अमान अली खां से संगीत की शिक्षा ली थी, जो संबंधित हैं
लता मंगेशकर कहाँ से संबंधित हैं? लता मंगेशकर का संबंध है भिंडी बाजार से। तो ये है कहाँ? ये है मुंबई में। महाराष्ट्र का ये घराना है। अच्छा, ये जो भिंडी बाजार घराना है, क्या आप बता सकते हो इसकी स्थापना किसने की थी? इसकी स्थापना की थी हमारे उत्तर प्रदेश के शख्स थे। ये मुरादाबाद देख रहे हो? ये बंदे मुरादाबाद के थे। ठीक है? मुरादाबाद। ये मुरादाबाद के शख्स थे और ये फिर मुंबई चले गए थे और वहीं पर फिर इन्होंने एक घराने की स्थापना कर दी थी। ये कौन-कौन है? ये हैं, एक का नाम है छज्जू छज्जू खां, एक का नाम है नजीर खां और एक का शख्स का नाम है, इनका नाम है खादिम खां, एक बीच में और टर्म आता है, खादिम हुसैन खां, हाँ, खादिम हुसैन खां, ठीक है। ये तीन लोगों ने मिलकर भिंडी बाजार घराने की स्थापना की थी, जो कि मुंबई में है। और लता मंगेशकर कहाँ से संबंधित थी? यहीं से, भिंडी बाजार घराने से। ठीक है। ये तीनों के तीनों शख्स कहाँ से थे? मुरादाबाद से थे, जो कि मुंबई में जाके बस गए थे। निम्नलिखित में से कौन सी कृति है जो विश्वनाथ मेहता की है? दरअसल विश्वनाथ मेहता एक चित्रकार हैं। ठीक है, ये सारे के सारे मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाया है, आप पुरानी वीडियोस को देखिए जाके। ये चित्रकार हैं और विश्वनाथ मेहता की जो चित्रकारी है, उसमें इनके तीन कृतियां काफी फेमस हैं। कौन कौन सी हैं? जैसे एक मैं लिखूं, प्यासा ऊंट, ये काफी फेमस है। एक इनकी है सोहाग बिंदी, ये भी काफी फेमस है, इनकी पूछी जाती है हमारे एग्जाम में। और एक है सृष्टि। तो विश्वनाथ मेहता की कौन सी है? छवि चित्र नहीं है, ये है प्यासा ऊंट। ठीक है। अच्छा, ये छवि चित्र किसकी कृति है? क्या बता सकते हो आप? ये है ललित मोहन सेन की। ठीक है। सत्यम शिवम सुंदरम, ये किसकी है? ये है शिव नंदन, नाम सुना है आपने? शिव नंदन नौटियाल, नौटियाल। ठीक है, ऐसे लिखो, शिव नंदन नौटियाल। ठीक है। और ये झूला किसकी है? आप झूला बताओ। झूला है रणबीर सक्सेना, रणबीर सक्सेना। ठीक है, क्लियर है। रणबीर सक्सेना की झूला भी है। और एक और आपने अगर हमारे पुराने लेक्चर्स देखे होंगे, तो रणबीर सक्सेना में एक और मैंने बताया था, प्रतीक्षा, है ना, इनकी भी है। ठीक है। ये चित्र है इनके सारे, ये याद रखिएगा। क्वेश्चन को फिर से समझ लो। सभी चित्र किसकी कृति है? ललित मोहन सेन की। प्यासा ऊंट किसकी है? विश्वनाथ मेहता। सुहाग बिंदी भी विश्वनाथ मेहता की है। सृष्टि भी किसकी है? विश्वनाथ मेहता। शिवनंदन नौटियाल की कौन है? इनकी है सत्यम शिवम सुंदरम, बहुत एग्जाम में पूछी जाती है, इसको आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट बना के लिखो। झूला किसकी है? रणबीर सक्सेना। और प्रतीक्षा किसकी है? रणबीर सक्सेना। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? इनमें से तीन गलत हैं और एक सही है। ठीक है, बताओ भाई। उत्तर प्रदेश जैन विद्या शोध संस्थान, इसकी स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना 1991 में की गई है। ये तो सही है, सही लग रहा है ना? और ये है कहाँ, क्या बता सकते हो आप? ये है हमारे लखनऊ में। ठीक है, नवाबी शहर, नजाकत नफासत का शहर लखनऊ। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान, ये कहाँ है? ये बौद्ध शोध संस्थान, ये है कहाँ? ये पड़ता है दरअसल वाराणसी में। और वाराणसी में कहाँ पड़ता है? वाराणसी में पड़ता है सारनाथ में। ठीक है, सारनाथ। अच्छा, ये स्थापित कब हुआ था? इसकी स्थापना हुई थी 1981, 81 नहीं है, इसकी स्थापना हुई थी 1985 में। ठीक है। अयोध्या शोध संस्थान, ये कहाँ पर है? ये है अयोध्या में। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 96 तो नहीं है, 86 है, 1986 में इसकी स्थापना हुई थी। अच्छा, जनजाति लोक कला संस्कृति संस्थान, ये कहाँ है? तो आप क्या बताओगे? ये है हमारे लखनऊ में। ठीक है। और इसकी स्थापना हुई थी 1996 में, 96 में हुई थी, 1996। ठीक है। तो इसमें सही सुमेलित कौन सा है? केवल यही सही सुमेलित है। क्लियर बात? प्रयागराज में आगामी जो महाकुंभ होना है, उसका आयोजन कब होगा? तो जो आगामी महाकुंभ होना है, वो उसका आयोजन 2025 में प्रस्तावित है। आंसर हो जाएगा 2025। ये कहाँ होगा? ये होगा प्रयागराज में। ये है हमारा प्रयागराज। ठीक है। लोकेशंस भी आपको याद होनी चाहिए। अच्छा, मुझे बताओ, ये जो महाकुंभ है, ये कहाँ कहाँ होता है? ये महाकुंभ चार जगह होता है। कौन कौन है? एक तो है आपका
प्रयाग ही है। ठीक है। दूसरा है आपका नासिक। तीसरा कौन है? तीसरा है आपका हरिद्वार। हाँ, हरिद्वार। और जो चौथा क्षेत्र है वो कौन सा है? वो है उज्जैन। ठीक है, क्लियर है। उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे है। प्रयाग भी पता होगा, नासिक भी पता होगा, और हरिद्वार तो पता ही होगा आपको किन किन नदियों के किनारे हैं। एक बार जरा इनको कमेंट बॉक्स में बता देना लिख के। अच्छा, ये जो प्रयागराज है ना, यहाँ पर 2025 में लगना है ये जो महाकुंभ। कितने वर्षों के अंतराल में लगता है प्रयागराज में? जो प्रयागराज है वहां पर कितने वर्षों के अंतराल में लगता है? एक 12 वर्ष में लगता है। इसको भी आप ध्यान रखो। प्रत्येक 12 वर्ष में यहाँ पर महाकुंभ का आयोजन किया जाता है। चलो, एक चलते चलते मैं एक प्रश्न आपसे पूछ रहा हूँ कि मुझे बताओ, जो ये महाकुंभ है, कुंभ को क्या यूएनईएससीओ यूनेस्को ने अ, अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में इसको शामिल किया है कुंभ को? यूनेस्को ने क्या कुंभ को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया है? यदि हाँ, तो कब किया है? किया है 2017 में। ठीक है, याद रखिएगा इसको। उत्तर प्रदेश में राजभाषा हिंदी को कब से प्रदेश के सभी कार्यालयों में अनिवार्य कर दिया गया? बताओ भाई। अच्छा, मुझे अनिवार्य कर दिया गया वो तो मैं बाद में देखूंगा। मुझे पहले ये बताओ कि जो प्रथम राजभाषा है वो कौन है? हिंदी, देवनागरी लिपि। कब अपनाई गई पहली राजभाषा? इसे कब अपनाया गया? इसे अपनाया गया था अक्टूबर 1947 में। ठीक है। और इसके बाद हिंदी को सभी कार्यालयों में, सभी कार्यालयों में कब अनिवार्य किया गया? ये बताओ। अनिवार्य किया गया था 1968 में। ठीक है, क्लियर है बात? 1968 में दरअसल ये 26 जनवरी को ये हादसा हुआ था। हाँ, हादसा ना बोलिए, ये, हाँ, ये मतलब एक कदम उठाया गया था कि हिंदी को सभी कार्यालयों में अनिवार्य कर दिया जाएगा। तब 26 जनवरी 1968। ठीक है। मुझे बताओ कि उत्तर प्रदेश की दूसरी राजभाषा कौन है? उत्तर प्रदेश की दूसरी राजभाषा है उर्दू। कब इसे घोषित किया गया? 1989 में। ठीक है। पूर्वी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत मुख्य रूप से कौन सी उपबोली शामिल है? तो जो आप ऐसे समझो, हिंदी की जो उपभाषाएं हैं, उपभाषाएं, वो मुख्य रूप से, या हम कहें जो प्रमुख उपभाषाएं हैं वो पांच हैं। ठीक है। कौन कौन सी हैं प्रमुख उपभाषाएं पांच? पहली है पूर्वी। ठीक। दूसरी कौन है? दूसरी है पश्चिमी। तीसरी कौन है? तीसरी का आपने नाम सुना होगा, राजस्थानी। ठीक है। चौथी कौन है? चौथी है उत्तर प्रदेश का ये जो क्षेत्र है, पहाड़ी, पहाड़ी। ठीक है। और जो पांचवी उपभाषा है हिंदी की, वो है बिहारी। ठीक है। अब आपसे पूछा है क्वेश्चन में कि पूर्वी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत कौन सी उपबोली शामिल है, तो आप पूर्वी को उठा लो। पूर्वी जो बोली है, जो पूर्वी उपभाषा है हिंदी की, उसके अंतर्गत कौन कौन सी उपबोलियां हैं? आपसे ये पूछा है, उपबोलियां। इसके अंतर्गत तीन उपबोलियां आती हैं। जैसे हम कहें अवधी, इसी के अंतर्गत आती है। बघेली इसी के अंतर्गत आती है। साथ ही साथ एक और है, इसका नाम है छत्तीसगढ़ी। ठीक है, इसी के अंतर्गत आती है। तो आप ऑप्शन देख लो, बघेली भी है पूर्वी हिंदी उपभाषा की उपबोली, और बघेली भी है, छत्तीसगढ़ी भी है, लेकिन ऑप्शन छत्तीसगढ़ी तो दिया नहीं ऑप्शन में। तो ये दोनों हमारे सही हो जाएंगे। ठीक है। उत्तर प्रदेश के किस स्थान को छोटी फिल्म सिटी कहा जाता है? भाई ये कहा जाता है नोएडा को। ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा नोएडा। अच्छा, मुझे एक क्वेश्चन बताओ। अगर मैं आप यहां पर लिखूं उत्तर प्रदेश चलचित्र निगम, इसकी स्थापना आप बता सकते हो कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी सितंबर 1975 में। ठीक है, सितंबर 1975, याद रखिएगा। हिंदी भाषा और साहित्य के विकास के लिए उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान की स्थापना कब की गई? तो मैंने अभी अभी पीछे आपको बताया था, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान की स्थापना कब की गई थी? 1976 में। हाँ, जैसे समझो, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान की स्थापना 1976, मैं लिखूं
उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान, इसकी स्थापना बताओ। और मैंने लिखा उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी, इसकी स्थापना बताओ कब हुई थी। तो संस्कृत संस्थान की भी स्थापना हुई थी 1976 में, और उर्दू की स्थापना हुई थी 1972 में। लेकिन सोच के देखो, अगर आपसे ये मैच द फॉलोइंग्स में आ जाए कि भाई ये बताओ, इनको सीक्वेंस में लगाओ, सबसे पहले किसकी स्थापना हुई, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान की, या फिर संस्कृत संस्थान की, या फिर उर्दू अकादमी की, तो आपको कैसे लगाओगे, चूंकि यहाँ तो छिहत्तर छिहत्तर है। तो याद रखो, जो हिंदी संस्थान है उसकी स्थापना हुई थी 30 दिसंबर को, और जो संस्कृत संस्थान है उसकी स्थापना हुई थी 31 दिसंबर को। ठीक है। तो हिंदी संस्थान की स्थापना एक दिन पहले हुई है संस्कृत से, इसकी हुई है 30 दिसंबर 1976 में, और संस्कृत संस्थान की स्थापना हुई है 31 दिसंबर 1976 को। उर्दू की उर्दू अकादमी की स्थापना हुई 1972 में। ठीक है। और आशा करता हूँ यह वीडियो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण साबित होगा। इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।